तो हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हैं हमारे साथ संतोष भाई, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक हीलर और भी बहुत कुछ है। तो सर, कैसे हैं आप, ये बताइए। जय सिया राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? बस सर, हम भी अच्छे हैं, आप बताइए। मेरा नाम संतोष है एंड मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड एंड लामा फिरा हीलर हूँ। और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस प्रोफेशन में 6 ईयर प्लस हो चुके हैं एंड इसका काफ़ी एक्सपीरियंसेस मुझे है। और मैंने काफ़ी लोगों को सही चीज़ों में गाइड भी किया है, टैरो रीडिंग के जरिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए। तो ये मेरा स्किल्स है। इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। इसके ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ मैं। तो सर, आपको इन सबको ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये चीज़ें सर नहीं है। जैसे सर, ये टैरो। बिल्कुल। तो सर, पहले आप टैरो को बताइए, टैरो क्या होता है सर। टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, जिस तरह से आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो ग्रह के हिसाब से आपको बताया जाता है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो टैरो कार्ड्स के जरिए हम लोगों के भविष्य को प्रिडिक्ट करते हैं, उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं जो मेजर और माइनर अरकाना में डिवाइड होते हैं। एक्चुअली टैरो कार्ड का जो ओरिजिन हुआ था, यो ये यूरोप के कंट्रीज में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया में भी आया और यहाँ पर भी काफी लोग टैरो रीडर, टैरो कार्ड को प्रैक्टिस में लेते हैं। तो जो टैरो कार्ड्स में जो मेजर अरकाना होते हैं वो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं, और जो माइनर अरकानाज होते हैं वो आपके लाइफ के माइनर इवेंट्स को बताते हैं। टैरो कार्ड्स में जो 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें हर कार्ड में कुछ ना कुछ सिंबल्स बने रहते हैं और हर कार्ड का एक अलग मीनिंग भी होता है, जो आपके इमोशंस एंड आपके एनर्जीज के ऊपर कनेक्ट करके आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को बताते हैं। तो मतलब सर, कुल मिला के ये कहना है कि टैरो की मदद से हम अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पास्ट लाइफ भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं और फ्यूचर भी हम लोग रीडिंग कर सकते हैं टैरो के जरिए। तो सर, आप पे कोई केस आया हो तो आप उसको प्लीज़ बताइएगा। टैरो का ही जो पास्ट लाइफ उनकी बहुत खतरनाक रही हो। मेरे पास एक केस अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले आया हुआ था। तो जब मैंने उनके लिए कार्ड सफल किए तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि मेरा जो प्रेजेंट लाइफ होगा या मैरिज लाइफ होगा आगे वाला, ये कैसा होने वाला है। तो जब मैंने उनका कार्ड निकाला तो कुछ कार्ड्स आए हुए थे जिसके अकॉर्डिंग मेरे को इंट्यूशन आया कि इनका एक पहला कुछ ब्रेकअप हुआ है इनकी लाइफ में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ है, आपका कोई लव लाइफ सेपरेट हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरी मैरिज लाइफ ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सेपरेशन, जो मैंने पूछा भी नहीं था, तो आपको कैसे पता चला। तो टैरो एक्चुअली वर्क करता है इंट्यूशंस के ऊपर। हम टैरो को चार्ज करते हैं, टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना उसको अपनी एनर्जी के ऊपर, अपने मंत्रास के ऊपर उसको चार्ज करते हैं, ताकि वो एक्चुअल जो आपके इमोशंस है, आपके लाइफ, आपके एनर्जी से कनेक्ट करके ना आपके फ्यूचर एंड पास्ट को बता पाए वो। तो बेसिकली क्या होता है कि टैरो आप सीख सकते हैं, टैरो आप कर सकते हैं, बट आप जितने ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लाइंट्स के कुछ ना बोलने पे भी ना आप उनके भीतर की बातों को आप निकाल सकते हो, उनका पास्ट जान सकते हो। तो ये टोटली एनर्जी के ऊपर वर्क करता है, आपकी एनर्जीज के साथ ये कनेक्ट होता है। टैरो में एक चीज ये भी होता है कि जब हम टैरो कर रहे हैं, मान लो कि मैंने अभी एक रीडिंग किया, इसके बाद दूसरा रीडिंग हो रहा है, तो जब पहली रीडिंग जिसके साथ भी हमने कनेक्ट किया ना, तो उसके साथ ना उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, कॉर्ड कटिंग करना पड़ता है, ताकि उनकी एनर्जीज जो सेकंड रीडिंग में कर रहा हूँ उनके साथ मिसमैच ना हो। तो टैरो में बेसिकली ना एनर्जी का ना बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा गेम होता है। तो आपको उसको समझना पड़ता है कि आप कैसे किसी की भी एनर्जी के से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है आपको। आपको फिर नेक्स्ट किसी के साथ अगर कनेक्ट करना है तो उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अगर मान लो टैरो में कुछ मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा भी है कि जब मैं शुरुआत जब हुई थी टैरो की, जब मैं प्रैक्टिशनर था और प्रैक्टिस कर रहा था, अभी भी प्रैक्टिशनर हूँ, तो वो बिगनिंग था मेरा। तो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट्स का मैंने रीडिंग किया एंड उसका ना उसका कार्मिक डेप्थ भी था एंड वो ना उसके ऊपर ना कुछ इविल आइज भी थे, ठीक है। तो जब मैं उनका रीडिंग किया ना, इविल आइज के मतलब था ना वो नेगेटिव स्पिरिट्स थे उसके ऊपर।
जिसको वो बहुत ज़्यादा ना कैरी कर रहा था और उसका रीडिंग आया था एंड उसकी माँ भी थी उसके साथ में रीडिंग के दौरान। तो मैंने जब उसके कार्ड्स निकाले ना तो बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आए, ठीक है? तो मैंने बताया कि ये कोई नेगेटिव स्पिरिट्स या फिर इविल आई इसके ऊपर है। तो तब उसकी माँ ने बोला ना कि ये कुछ दिन पहले ना कुछ मंत्रास वगैरह कर रहे थे यूट्यूब से देख के। कुछ मंत्रास वगैरह देख के उनको सिद्ध करना चाहते थे और सिद्ध करने के चक्कर में ना ये कंटिन्यू रोजाना 1008 माला 1008 माला दिन भर में वो करते थे। 10 दिन करने के बाद उनके साथ क्या हुआ कि वो पैरालिसिस हो गया वो बंदा। पैरालिसिस होने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद हाँ, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। पैरालिसिस हो गया था वो। क्यों हुआ था मैं बताऊँगा। 10 दिन के बाद तो वो केस मेरे पास कब आया था, वो जब हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो ठीक हो गया लगभग 1 साल के बाद वो केस मेरे पास आया था। उन लोगों ने मेरे से कनेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल पहले ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी इनके लाइफ में। तो वो जब उनका रीडिंग वगैरह किया तो मुझे तो सब चीज़ें पता चली और मैंने बताया भी। बाद में क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ना कुछ एनर्जीज़ मेरे ऊपर नेगेटिव रोल उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो मुझे फ़ील होने लगा कि ये एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट हुई है कहीं न कहीं। क्योंकि अगर आप किसी की भी रीडिंग कर रहे हो ना, तो अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपके लाइफ़ को ना रिवील नहीं होने देगी। वो नहीं चाहेगी कि आप इनके लाइफ में ना कुछ भी चीज़ें अच्छा करो। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी हुआ था। तो वो एनर्जीज़ काफ़ी इम्पैक्ट हुई मेरे साथ एंड 3-4 दिन मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर मैंने लामा-फिरा हीलिंग के ज़रिए ना उन सब चीज़ों को ठीक किया। मैंने अपने गुरुज़ के साथ कनेक्ट भी किया था। तो वो चीज़ें होती है। रीडिंग में के दौरान क्या होता है कि आपको हमेशा ना एक फायर एलिमेंट्स अपने साथ रखना पड़ता है। आप कैंडल जला लो या दिया जला लो ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ ना आपके ऊपर इम्पैक्ट ना कर पाए। अब किसी की भी रीडिंग कर रहे हो, मान लो किसी की मदर आती है हमारे पास रीडिंग करने, वो पूछती है हमारे से क्वेश्चंस कि मेरे बेटे का मन नहीं लग रहा है, स्टडीज़ में मन नहीं लग रहा है या फिर घर में वो बहुत ज़्यादा कलेश कर रहा है। तो अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो रीडिंग के ज़रिए ना वो हम लोगों को पता चल जाता है। बट वो एनर्जीज़ ना बताना नहीं चाहती है या फिर वो सामने नहीं आना चाहती है। तो वो रिवील नहीं होने देना चाहती कि इनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। तो टैरो में बेसिकली जो एनर्जीज़ होता है ना, आपको खुद की एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। सामने वाले की एनर्जीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये ओवरऑल कन वो जो एनर्जी है वो अपनी जो अब उसका पास्ट है वो उसके बारे में नहीं जानने देती या फिर जो उस जिस लड़के की बॉडी में है उसके बारे में नहीं जानने देती? बिल्कुल उसके बॉडी में जो क्लाइंट्स जिनकी भी रीडिंग कर रहे हो, मान लो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मान लो किसी के साथ ना नेगेटिव चीज़ें हो रही है। नेगेटिव एनर्जी उसके साथ है, वो काम नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है। बट नेगेटिव एनर्जी जो उनके पास है ना, वो उनकी रीडिंग करने नहीं देगी। वो एक्चुअल ट्रुथ को ना सामने नहीं आने देगी कि क्या ट्रू है, क्या चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली होता है और ये केसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं ये केसेस और ये मैं माइनर नहीं बोलूँगा, मेजर ही आते हैं मेरे पास केसेस। थेरेपी सी होती है सर ये या फिर एक बार की मीटिंग का कितना चार्ज लेते हैं सर आप टैरो का? ये चार्जेस डिपेंड करता है, ठीक है? इसका कोई फिक्स चार्जेस मैंने अभी तक किया नहीं है, तो ये डिपेंड करता है चार्जेस पॉडकास्ट में मैं ये थोड़ा-सा रिवील नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये चार्जेस डिपेंड करता है, ठीक है? और चार्जेस, सैलरी या इनकम ये थोड़ा-सा रिवील करना ना थोड़ा सबके लिए प्राइवेसी का मामला होता है। तो ये हाँ, इसमें कोई ये नहीं है। ऐसे फ्यूचर के बारे में भी अगर कोई जानना चाहे तो उसका भी पता लग जाता है इस चीज़ से? बिल्कुल, टैरो से आपके पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ों के पते लगते हैं। तीनों चीज़ों के पते लगते हैं। आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो? आप अगर आपके मन में कोई बिज़नेस करने का है, तो आपको अगर मन में कोई फ़ियर है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो जब टैरो रीडिंग आप लेते हो ना, तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई वही? डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी चीज़ें आपको पता चलती है और आपके अंदर जो फ़ियर है ना, आप क्यों फ़ियर कर रहे हो? आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ लूज़ हो रहा है? किस वज़ह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो? वो गाइडेंस भी मिलता है टैरो रीडिंग के ज़रिए आपको। पूरा डीप रीडिंग होता है ये, तो ये चीज़ें आपको ना पता चलेगा कि आपको बताया जाएगा कि आप क्या करके आगे बढ़ सकते हो।
आप जो भी बिज़नेस आपने सिलेक्ट किया है, एबीसी जो भी बिज़नेस आपने सिलेक्ट किया है, उसको करने के लिए आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना पड़ेगा, क्या ऑब्स्टेकल आएँगे, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें ना टैरो रीडिंग में आपको पता चलती है। सर आप एक बार न्यूमरोलॉजी को एक्सप्लेन कर दो। नंबर्स जो होते हैं ना, अंक ज्योतिष, नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कहीं भी देख लो, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे बिहाइंड वर्क कर रही है। हमें पता नहीं चलता है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं ना जो अंक ज्योतिष के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। बट आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम नंबर से ना पता चल जाता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी डेस्टिनी क्या है, आप क्या करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपका आने वाला कल कैसा होगा। ये सारी चीज़ें ना अंक ज्योतिष के अनुसार बताई जाती है और गाइड किया जाता है लोगों को। बेसिकली 1 से लेके 9 नंबर जो होते हैं ना, हर एक नंबर हर एक प्लैनेट को इंडिकेट करते हैं। जैसे नंबर 1 सन को बताता है, नंबर 2 मून को बताता है, नंबर 3 जुपिटर को बताता है, नंबर 4 राहु को बताता है, नंबर 5 मरकरी को बताता है, नंबर 6 वीनस को बताता है, नंबर 7 नेपच्यून को बताता है, नंबर 8 सैटर्न को बताता है और नंबर 9 मार्स को बताता है। ये सारे नंबर हमारे लाइफ में हर एक सेगमेंट में हर एक रोल प्ले करते हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे प्लैनेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके मोबाइल नंबर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है ना कि मोबाइल नंबर अगर नेगेटिव है आपके पास, तो आपके लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। आपका मैरिज में ब्लॉकेजेस आता है, आपके इंटरव्यूज क्रैक नहीं होंगे, आपके करियर में ब्लॉकेजेस आएँगे। तो हर एक नंबर ना हर एक आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सर ये निगेटिव नंबर जो मोबाइल के होते हैं सर, इनको बताइए आप एक बार कैसे, मतलब सर जैसे 3 2 एक साथ या फिर 2 9, मतलब कौन से पेयर होते हैं या फिर सिंगल नंबर? देखो, पेयर पेयर बिल्कुल होते हैं, मैं पेयर भी बताऊँगा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपके मोबाइल नंबर में अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल अगर 489 पे आ रहा है, तो आपके लाइफ में ना ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स भर-भर के आएँगे। स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में? इसका टोटल, आप जब मोबाइल नंबर को अपना टोटल कर रहे हो ना, आपका 10 डिजिट को टोटल किया आपने, तो वो जो डिजिट पे आएगा ना वो 489 नहीं होना चाहिए। अगर 489 आते हैं तो आपके लाइफ में भर-भर के प्रॉब्लम आएँगे, भर-भर के करियर में हो गया, मनी ब्लॉकेजेस हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, बिज़नेस प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर आप आज के डेट में मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सुबह मॉर्निंग में उठ के वही मोबाइल नंबर चला रहे हो, सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में आप मोबाइल चेक कर रहे हो अपना, आप सोते वक़्त भी मोबाइल चेक करके सो रहे हो। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना मोबाइल नंबर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफ़ेक्ट आपके लाइफ़ में दिखाती है। और जो मोबाइल का ईएमआई नंबर होता, उससे भी कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं? डेफ़िनेटली मोबाइल के ईएमआई नंबर से भी प्रॉब्लम होंगे, डेफ़िनेटली होंगे, बट वो चेक करना हमारे बस की बात नहीं होती है। आप मोबाइल जब लेने जाओगे तो आपको ईएमआई नंबर ना वो चेक नहीं कराया जाएगा, ठीक है? वो पॉसिबल नहीं होता है। बट जिस मोबाइल नंबर से आप बात कर रहे हैं, जो नंबर्स होते हैं, सिम का नंबर जिसको आप लेने जा रहे हो, आप बात कर रहे हो, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद मेरे एक क्लाइंट थे, मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद उनका मैरिज हुआ है। जैसे अभी हम पास्ट और फ्यूचर पे बात कर रहे थे, तो आपने कभी किसी का फ्यूचर के बारे में जानना, उसके बारे में प्रेडिक्ट किया है बताओगे? भाई किसी का फ्यूचर? मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है अभी रिसेंटली सीए के 2 स्टूडेंट मैंने प्रेडिक्ट किया था उनका और उनका सीए क्लियर भी हुआ है। मेरे पास 2 एज़ ए स्टूडेंट हैं अभी, मेरे क्लाइंट्स हैं और इस साल वो उन लोगों ने क्रैक किया 2023 में उन लोगों का रिज़ल्ट आया और मेरा प्रेडिक्शन था वो और वो लोग आज सीए कंप्लीट करके अपना प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। तो ये दोनों तो हो गए भाई। अब आप हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स और बताइए, ये कहाँ का टर्म है, किस लिए यूज होता है और भाई कैसे, मतलब ये हमारे सामने आया कैसे, इसका ओरिजिन कहाँ से है? देखो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, आप इसको बहुत ईज़ी तरीके में मैं समझाना चाहूँगा कि आप गूगल यूज़ करते हो, आप सर्वर यूज़ करते हो, आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो। तो आप गूगल क्रोम जब यूज़ कर रहे हो ना, तो आप जो भी सर्फिंग कर रहे हो, जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो ना, वो स्टोर हो रहा है गूगल के स्टोरेज में, उनका जो डेटा स्टोरेज है। तो आकाशिक रिकॉर्ड इसी तरह से है, आपका सोल जर्नी, आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए हैं,
पिछला जो भी एक्शन लिया है, जो भी कर्म किए हैं, वो सब रिकॉर्ड है आकाश में, ठीक है, जिसे आकाशा कहते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ रिकॉर्ड है। आप अगर इस जन्म में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, आप अपने करियर में या फिर मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो सब कार्मिक है। आपने कहा कुछ ना कुछ पिछला पिछला कर्म ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग उनकी सोल जर्नी को जानते हैं, लोगों की सोल जर्नी को जानते हैं। जानने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, वो करेंटली इस प्रॉब्लम से क्यों गुजर रहे हैं, उनका रूट कॉजेस पता चलता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। वहां पर सोल के साथ कनेक्टिविटी होती है, आप और आपके प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है वो बताया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में और एक चीज होती है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अगर रीडिंग के दौरान आता है कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे हीलिंग भी किया जाता है। हीलिंग कैसे भाई? वो कुछ मंत्राज होते हैं, उनके जरिए ना उनके सोल की हीलिंग की जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो जैसे हम लोग लामा फेरा हीलिंग में करते हैं, लामा फेरा हीलिंग में भी हम लोग हीलिंग करते हैं आपके कार्मिक, आपका जो कार्मिक डेप्ट है उनको हील करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या फिर आपका ब्लॉकेज है कुछ, तो उनको हील करते हैं। उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी ना हीलिंग होती है, आपके प्रॉब्लम्स को हील किया जाता है, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है। तो ये जितने भी नंबर न्यूमरोलॉजी हो गई, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, तो भाई ये लगता तो नहीं है सनातन धर्म का है भाई। कौन से, इनका ओरिजिन कहाँ से है भाई? देखो एक्चुअली क्या है ना, ज्योतिष जो उत्पन्न हुआ है ना, ये सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये तो आप मानते होंगे। और अंग ज्योतिष भी हमारे सनातन धर्म का ही है, ये कहीं बाहर का है नहीं। इसको बीच में वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा यूज किया, इसलिए ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न है। टैरो, ऑब्वियसली टैरो वेस्टर्न है, ये यूरोप से आया हुआ है। बट अंग ज्योतिष जो है वो सनातनी ही है, हम लोग का इंडियन का ही है, और इंडियाज में पहले यूज किए जाते थे। टैरो आपने देखा होगा ना पहले कि कुछ लोग तोता लेके बैठते थे जी। और कार्ड्स में कुछ लिखते थे और वो निकालते थे। किस्मत वाला तोता। वो तोता के जरिए ना कार्ड्स निकाला जाता था, ये देखा होगा आपने। पेड़ के नीचे कहीं बैठे रहते थे, बहुत बहुत पुराने जमाने में। तो वो चीज़ सही रहती थी? बिल्कुल डेफिनेटली वो चीज बिल्कुल सही रहती थी, लोगों से मैच करती थी। और एक चीज ऐसा भी है ना कि देखो, आ, हर डॉक्टर का इलाज ना हर किसी के लिए ना सुटेबल नहीं होता है। कभी हमें लगता है ना कि कभी कोई बीमार हुआ, आपने देखा होगा कि हम ये हॉस्पिटल में गए, ये डॉक्टर मेरे को पसंद नहीं आया। तो ऐसा भी होता है, डेफिनेटली होता है। तो टैरो में जो होता है ना, एनर्जी कनेक्ट होती है और 99% ना आपकी रीडिंग बिल्कुल सही आती है। तो आपका कोई ऐसा केस नहीं आया जिसके ऊपर किसी बहुत ही ज्यादा निगेटिव एनर्जी का साया हो, मतलब पोजेस कर दिया हो बहुत बुरी तरह? एक केस मेरा करेंटली चल रहा है अभी, उनका मैं उन वो केस मेरा टैरो न्यूमरोलॉजी सबसे कनेक्टेड है और हीलिंग से भी कनेक्टेड है। चलो वो केस भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक मेल है और फीमेल है, वो लोग मैरिड है, ठीक है। बट उनका लव मैरिज हुआ है और वो लोग ना 7 ईयर लव मैरिज, मैरिज के 7 ईयर से साथ थे, मैरिज के पहले। मैरिज के बाद भी उन लोगों का ना लगभग 5-6 साल हो गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली वो केस मेरे पास आया है और वो चल रहा है करेंटली अभी। तो उनका क्या है ना कि उन लोगों में ना वो लोग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, बट हस्बैंड वाइफ की तरह ना उन लोगों के बीच में ना कुछ रिलेशन वगैरह नहीं है। तो वो लोग काफी परेशान है, काफी चिंतित है। तो ये केस जब आया ना, तो मैंने उनका रीडिंग किया पहले टैरो के जरिए। तो टैरो कुछ कार्ड्स ऐसे आए कि मेरे को हिंट्स मिला कि ब्लैक मैजिक कुछ बहुत बड़ा स्ट्रांग है और बहुत पुराना ब्लैक मैजिक किया हुआ है इनके ऊपर। फिर मैंने उनका आकाशिक रीडिंग किया। न्यूमरोलॉजी मैंने कुछ किया नहीं था उनके ऊपर, उनका चेक वगैरह नहीं किया था। तो जब मैंने आकाशिक रीडिंग किया तो मुझे प्योर दिखा है कि 3 सोल उनके आसपास रह रहे, आस पास या भाई उनके अंदर? उनके आसपास। पोसेशन नहीं हुआ था ये, उनके ऊपर कब्जा नहीं हुआ है, उनके आसपास रहते हैं। और ये फीमेल के आसपास रहते हैं, ठीक है। और ये 3 सोल्स जैसा है ना कि एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा है। और ये अकाशी रिकॉर्ड्स में बिल्कुल दिखा था मुझे। और इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उनको ये सब चीजें बताई,
तो वो लोग काफ़ी दिनों से परेशान भी थे। उन लोगों ने भी काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया इधर-उधर और उनको ये चीज़ें कहीं न कहीं पता थी कि कुछ न कुछ स्पिरिट्स उनके साथ हैं, कुछ न कुछ बुरी आत्माएँ उनके साथ हैं। जब मैंने बताया उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स में तो वो लोग बोले कि हाँ, मेरे को भी लग रहा था और आपने सही प्रिडिक्शन किया है मेरे लिए। तो जब आकाशीय रिकॉर्ड्स के बाद मैंने जब उनका नेम एनालिसिस किया, उनका मोबाइल नंबर एनालिसिस किया, तो वो भी नेगेटिव पेयर से गुज़र रहा है। उनका नेम नंबर भी नेगेटिव था, उनका मोबाइल नंबर भी नेगेटिव है। कुछ कंपाउंड है जो नेगेटिव है उनके नेम में, जिसके कारण क्या हुआ है, उनके ऊपर ये नेगेटिव ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके प्लैनेट्स स्ट्रॉन्ग है ना, आप आपके प्लैनेट्स स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर ब्लैक मैजिक या फिर इविल आई इतना ही आसान होता, तो हम लोग सबको कर सकते थे कब्ज़ा में। किसी को भी करके कोई भी काम निकाल सकते थे। लेकिन ये प्रोटेक्शन कब मिलता है, जब आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। आपका नंबर्स आपके लिए प्रोटेक्शन का वर्क कर रहे हैं। कितना ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक वर्क नहीं करेगा अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो। अभी 2020 में आपने देखा था ना कि कोरोना आया और आपका इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रॉन्ग था, तो कोरोना भी बहुत पावरफुल था, वायरस। तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं किया। तो उसी तरह ना आपका ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ब्लैक मैजिक या इविल आई आपको टच नहीं कर सकता है। ये 200% सही है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी नेगेटिव वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी में आप नहीं आओगे। आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपको टच भी नहीं कर पाएँगे। तो भाई ये जो नेम नंबर निगेटिव होता है ये कैसे होता है? नेम जब एनालिसिस किया जाता है ना, तो आपका सिंगल नेम और सरनेम के साथ जो टोटल नेम है ना, वो भी एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। आपको एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ हर्षद मेहता, आपने सब सुना होगा। उनका टोटल नेम नंबर 4 पे आता था। 40 कंपाउंड नंबर 4 पे, ठीक है? और उनका जो डेट ऑफ बर्थ था ना 29, 29 को अगर ऐड करते हो ना वो नंबर 11 आता है पेयर। नंबर 11 पेयर जो है ना बहुत ही ट्रेजरी का पेयर है। 26-11 आपने सुना है ना 26-11 मुंबई का? तो वहाँ पर 26 भी है और 11 भी है। तो ये नंबर 11 जहाँ भी देखा जाता है वहाँ ट्रेजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये नेगेटिव रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। नंबर 4 जो जिनका भी नेम नंबर 4 और 8 पे आता है, उनके ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलेगा कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या इविल आई है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है। तो नेम जब आपका नेगेटिव होता है ना, कुछ पेयर्स मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे राहुल गांधी आपने देखा ही है। तो उनका राहुल जो नेम है ना वो 17 कंपाउंड पे आता है। 17 कंपाउंड जिनका भी मैरिज में प्रॉब्लम आता है, 17 कंपाउंड अगर है आपका नेम नंबर तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगा। सलमान खान इनका भी 17 है कंपाउंड जो मैरिज में प्रॉब्लम दे रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा है, मैरिज अभी तक नहीं हुआ। तो कुछ-कुछ पेयर्स होते हैं जो आपके लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 43 कंपाउंड का एक आपको एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जो 43 कंपाउंड मेरा खुद का था पहले। तो नीरजा भनोत का एक मूवी आया था, आपने देखा होगा आप लोगों ने, देख लेना आप। गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो नीरजा भनोत का ना फुल नेम 43 पे आता था। अभी दिल्ली में कोई ट्विन टावर 1 साल, 1.5 साल पहले वो उसको तोड़ा गया ट्विन टावर, वो सुना होगा आपने। तो वो ट्विन टावर जो नेम है ना वो 43 पे आता था। तो इस तरह से कुछ-कुछ पेयर्स होते हैं, कंपाउंड नंबर्स होते हैं, जो आपका नेम अगर एनालिसिस करने के दौरान वो चीज़ें देखी जाती है। अगर ये ऐसे पेयर्स आपके लाइफ में आते हैं, आपके नेम नंबर में आते हैं, तो ये आपके लाइफ में ना कभी आपको शांति और सुख से रहने नहीं देंगे। मैंने ये चीज़ देखा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है ना, जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना मोस्ट ऑफ पीपल जो है जो सफ़र कर रहे हैं अपने नेगेटिव नेम नंबर से। जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उनका नेम नंबर पॉजिटिव नहीं है जिसके कारण ना वो कर नहीं पाते अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में ना आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने जिनका भी नेम करेक्शन किया है, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने देखा है कि विदिन 3 टू 6 मंथ उनके लाइफ में ना पॉजिटिविटी आई है। नेम नंबर का कंपाउंड निकालते कैसे हैं? नेम नंबर का कंपाउंड जो निकालते हैं वो मैं सिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, टीच नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको हिंट्स दे सकता हूँ। नेम का जो आपका 1 से लेके 8 तक का जो नंबर्स होते हैं ना, उनके ऊपर हर एक वर्ड्स होते हैं, ठीक है? हर एक वर्ड्स का ना एक-एक नंबर होता है। तो वो उसके ऊपर ना आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है।
कि आपका नेम टोटल कैसे आ रहा है। कंपाउंड में बता दे रहा हूँ, जैसे आपने अमित नाम हुआ, अमित नाम का अगर कंपाउंड अगर आता है ना 19 या 43 कुछ भी आता है, तो वो 43 जो डबल नंबर होता है ना, ये कंपाउंड नंबर होता है। जैसे निर्जा बनोत, इनका जो नेम नंबर है ना 43, ये कंपाउंड हुआ 43, और इसको सिंगल करेंगे ना तो 43 प्लस करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। तो ये सिंगल नंबर 7 हो गया, लेकिन वो जो कंपाउंड हुआ ना ये 43 कंपाउंड होता है, तो इसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। जैसे राहुल जो नेम है ना, जैसे राहुल गांधी का मैंने एग्जांपल दिया, तो जो राहुल नेम है ना वो कंपाउंड 17 पे आता है, और उसको सिंगल करेंगे ना तो वो नंबर 8 पे आ जाएगा। सबसे बेस्ट कंपाउंड कौन सा है भाई, जो क्या नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो? देखो सबसे बेस्ट कंपाउंड यहाँ पर होते हैं बहुत सारे कंपाउंड। 28 कंपाउंड होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं, 19 होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं, 24 होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं, 15 नंबर होता है जो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह के 33 कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं लाइफ में। बट नेम करेक्शन के दौरान हम लोग ये चीज देखते हैं कि आपका लकी नंबर क्या है। आपके आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका लकी नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें आपका नेम पॉजिटिव करना पड़ता है। नेम पॉजिटिव मतलब भाई नाम ही बदल देना पड़ता है? नहीं, नेम करेक्शन करना पड़ता है, उसमें एड्स कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। नेम अगर आप इंटरेस्टेड हो नेम बदलने के लिए अपने सक्सेस के लिए, तो डेफिनेटली आप चेंज करो ना। बहुत सारे लोग चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल लेते हैं अमित शर्मा, तो भाई इनका कंपाउंड मतलब कैसे कैसे हिसाब बैठेगा ये बता दीजिए। अमित शर्मा का कंपाउंड मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, तो कंपाउंड मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना आपको कि निर्जा भनोत का कंपाउंड 43 पे आता है। तो भाई ऑरा केवल निगेटिव एनर्जीज का ही निगेटिव होता है या फिर किसी इंसान का भी निगेटिव हो सकता है? क्योंकि हमने कई जगह जगह देखा है और बहुत से इंटरनेट पे ट्रोल भी होते रहते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनको और जिस चीज़ की मतलब वो प्रोटेक्शन करते हैं वो हमेशा निगेटिव सेंस में ही आती है। उसको एक्सप्लेन कीजिए आप एक बार। देखो ऑरा क्या होता है ना, कि ऑरा आप खुद से अपने ऑरा को बनाते हो। आप अगर जैसे आप समझ लो कि आप अगर नेगेटिव लोगों के संपर्क में हो, तो आपका ऑरा ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके आसपास अगर कोई कोर्ट है ना जहाँ पर केस लड़े जाते हैं, आप कोर्ट के सामने ना 1 महीना जाके बैठो, आप सिर्फ बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है। 4-5 घंटे बैठो आप कोर्ट के बिल्डिंग में या बाहर कहीं भी उसके आसपास। ठीक है, कोर्ट के बिल्डिंग में बैठो आप 1 महीने। अब देखो नेगेटिव आपका ऑरा ना नेगेटिव ऑलरेडी होता चला जाएगा। फिर आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे, आपके कोई भी काम में मन नहीं लगेंगे, आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाओगे अपने लाइफ में। आपको कुछ भी करने का इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वहां का जो माहौल होता है ना वो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है। अपन लोग क्यों बोलते हैं कि अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आप मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपका आपकी कनेक्टिविटी होती है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप मंदिर जाया करो अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि मंदिर में जो होता है ना पॉजिटिव एनर्जीज होती है। आप वहाँ का माहौल अच्छा होता है। आप अपने रूम का भी ऑरा स्ट्रांग कर सकते हो। अगर आप मान लो अपने रूम में दिन भर बैठ कर रो रहे हो, तो वहाँ का ऑरा ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। और एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ऑरा चेक में ऐसा आता है ना कि आपका अगर कोई दुश्मन है ना, आप उस दुश्मन का नाम अपने एक कागज में लिख दो। आप कागज में लिखने के बाद ना आपके मन में जितने भड़ास है उसके लिए उस कागज पे बोल दो आप, और ऑरा स्कैन करोगे ना तो वो कागज ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। ऑरा स्कैनिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव हो चुका है। तो हमारा जो माइंड है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। आप अपने ऑरास को अपने माइंड के जरिए क्लींस कर सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो आपका ऑरा ऑलरेडी स्ट्रांग होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव लोगों का ही ऑरा। कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव मतलब जेलेसी होता है कुछ लोगों के मन में। आपने देखा होगा कुछ लोगों के मन में बहुत ज्यादा जेलेसी होता है। कुछ लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, भूत प्रेत की क्रिया करते हैं, तो उनका वो उस तरह एडिक्टेड हो चुके हैं। उन्होंने अपना ऑरा को उस तरह से बना लिया, उन्होंने अपने माइंडसेट को उस तरह से बना लिया है। आपका माइंडसेट जितना ज्यादा स्ट्रांग है, आप उतना ज्यादा स्ट्रांग पॉजिटिव ऑरा से मैच करा सकते हो या फिर स्ट्रांग नेगेटिव की तरफ जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हो। आप जैसा सोचते हो वैसा होता है आपके लाइफ में। तो भाई ये जो सारी चीजें होती हैं इनके लिए टाइम कितना चाहिए होता है सीखने के लिए? अब मैं बताऊं तो टैरो क्या होता है कि आप
15-20 दिन में टैरो सीख जाओगे आप। न्यूमरोलॉजी आप 1 महीने में सीख जाओगे, ठीक है। आपको क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगे एंड आकाशिक रिकॉर्ड आप 10 दिन में आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद आप किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो इसके ऊपर। डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मान लो एडवोकेट बन गए, आपने एडवोकेट की डिग्री ले ली, उसके बाद आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। एक-एक एडवोकेट 10 साल, 15 साल, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आप जितना केस देखोगे प्रैक्टिस के दौरान, जितना केस सॉल्व करोगे, उस तरह का ना एक्सपीरियंसेस आपको आते जाएगा। आप मान लो कि 10 दिन मेडिटेशन कर रहे हो और कोई बंदा 100 दिन मेडिटेशन कर रहा है, तो उसका ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका माइंडसेट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। लामा-फेरा हीलिंग एक लामा-फेरा हीलिंग जो होता है ना, ये बुद्धास की क्रिया है, ठीक है? गौतम बुद्धा की एनर्जी के ज़रिए हील किया जाता है। जो एक्सपीरियंसेस मैं अभी शेयर कर रहा था ना 3 स्पिरिट्स के बारे में, जो मैं बता रहा था। तो जैसे मैंने देखा कि उनका नेम नंबर भी नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर भी रही है, तो उनका नेम करेक्शन वगैरह किया गया। उसके बाद उनका हीलिंग अभी चालू है मेरे पास, ठीक है? वो हीलिंग हो रहा है और उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। जब इसमें क्या हुआ कि जब आप किसी नेगेटिव स्पिरिट से डील करते हो ना, तो आपको भी खतरा रहता है। क्योंकि वो नेगेटिव स्पिरिट को आप जब हटा रहे हो ना, तो वो जाना नहीं चाहती है लोगों को छोड़ के। वो जिसके साथ कनेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, वो जाना नहीं चाहती है। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ टाइम पहले मैंने हीलिंग किया अभी उनका जब उनका सेकंड हीलिंग हुआ ना, तो रात के समय मेरे जो ऑफ़िस है, मेरा जो पर्सनल कमरा है, वहाँ पर ना कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह मैंने रखे हुए थे और ये फ़ोटोज़ मेरे और मेरे माँ की थी फ़ोटोज़। तो वो फ़ोटोज़ ना मॉर्निंग में मैंने देखा ना कि वो गिरा हुआ है, जबकि वो फ़ोटोज़ गिरने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो रैक पे रखा हुआ था, ठीक है? उसके बाद सेकंड दिन मैंने देखा ना कि कुछ रात में ना कुछ आवाज़ें मैंने सुनी उसके उसके रिगार्डिंग, स्पिरिट्स के रिगार्डिंग। तो ये सब एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं। आप जब नेगेटिव स्पिरिट से जब भी डील करोगे ना, तो वो चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करेगी कि आप इन इसके रास्ते से हट जाओ। आप मुझे परेशान मत करो क्योंकि आप उसको वहाँ से हटाना चाह रहे हो। वो चीज़ें ना जल्दी जाना नहीं चाहती है। बट हीलिंग के ज़रिए लाओ हीलिंग के ज़रिए जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग को वो परेशान या फिर डरा सकती है, बट हम लोगों के ऊपर ना इम्पैक्ट कभी नहीं होगा वो चीज़ें, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। जब हमने लामा-फेरा हीलिंग सीखा तो हमें अटयूनमेंट के ज़रिए ना हमको वो सिद्धियाँ दी गई है, ताकि हम इन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। कुछ मंत्राज़ होते हैं उसमें, जिसके वजह से हम प्रोटेक्टेड होते हैं। जब हीलिंग करते हैं ना, वो मंत्राज़ हम लोग चैंट करते रहते हैं अपने माइंड में। तो वो हमारे प्रोटेक्शन में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, वर्क करता है हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए। भाई आप वो बताइए एक बार, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसमें सोल से कैसे बात करी जाती है, इंटरेक्ट कैसे करते हैं आप सोल से, मतलब? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग एक मेडिटेशन के ज़रिए सोल से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को एक एक्सपीरियंस है जो अभी कुछ दिन पहले जो क्लाइंट्स आए हुए थे जिनका मैरिज के पहले भी कुछ रूल नहीं था उन लोगों के बीच में। उन लोगों का लव मैरिज हुआ था और मैरिज के बाद भी वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, बट उनके बीच ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। तो जब उनका मैंने टैरो रीडिंग किया था तो मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक एंटिटीज़ हैं जो इनके मैरिज लाइफ़ को ना इम्पैक्ट कर रही है। इनका मैरिज लाइफ़ में जो चीज़ें होनी चाहिए ना वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। इसके बाद उनका आकाशिक रीडिंग जब मैंने किया, आकाशिक रीडिंग में सोल के ज़रिए कनेक्शन कैसे होता है कि हमारे पास कुछ मेडिटेशन होते हैं, कुछ मंत्रास होते हैं। वो चैंट करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? मेडिटेशन करने के बाद जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके साथ उनके नाम को लेके ना हम लोग उनके सोल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखी कि उनका सोल मेरे को ये कहना चाह रहा था, उनके सोल ने आपके सोल जब गाइड करते हैं ना आपको कि क्या प्रॉब्लम है, आपके आत्मा को सब कुछ पता है कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और क्यों चल रहा है। बट हम लोग अपने आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्डर मुझे पता चला कि इनका सोल किसी नेगेटिव स्पिरिट्स के ज़रिए ना पूरी तरह से कैप्चर हुआ हुआ है।
जिसके कारण इनके लाइफ में आगे जो भी मैरिज लाइफ में जो संबंध होने चाहिए, जो आगे चीज़ें बढ़नी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि फीमेल जो थी ना, जो फीमेल पार्टनर थी, वो पूरी तरह से नेगेटिव स्पिरिट्स के चक्कर में थे। उनका हेल्थ में इश्यूज़ आना, बहुत ज़्यादा उनका माइंड डाइवर्ट होना, बहुत ज़्यादा कलेश करना घर में, हमेशा कुछ ना कुछ विदिन 1 मंथ ना कुछ ना कुछ कलेश ना उनके घर में होते ही थे। उनके फैमिलीज़ के साथ कलेश होना या फिर फीमेल का हस्बैंड के साथ कलेश होना, इस तरह की चीज़ें होती थी। वो क्यों होती थी? क्योंकि वो जो स्पिरिट्स है ना, वो शांति से रहने नहीं देते। तो वहाँ पर सोल कनेक्शन में आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में ना आपके चीज़ों को पता चलता है। आप क्यों आपके लाइफ़ में ये कार्मिक डेब्ट क्यों आया है? आप क्यों फेस कर रहे हो? और वहाँ पर उस फीमेल का जब आकाशिक रीडिंग किया मैंने, तो मेरे को और एक भी चीज़ें पता चली कि उसका भी कुछ कर्मास थे, जिसके कारण वो स्पिरिट्स इनके लाइफ़ में कनेक्ट होने आए थे। बेसिकली आपके लाइफ़ में आज जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो आपके कर्मास के ऊपर हो रही है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, नेगेटिविटीज़ आ रही है, तो वो भी उसका कर्मास है, पास्ट कर्मास। आपने किसी का बुरा किया है, तभी आप आज बुरे दौर से गुज़र रहे हो। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और एक आकाशिक रिकॉर्ड का और एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किया था आकाशिक रिकॉर्ड का एक बहुत अच्छा रीडिंग आया था। एक फीमेल है, तो उसका आकाशिक रिकॉर्ड के दौरान मेरे को पता चला उनके हस्बैंड वाइफ में ना अच्छे रिलेशंस नहीं है। कुछ ना कुछ मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो उनका रीडिंग के दौरान ये दिखा कि ये जो वाइफ है, जो फीमेल है, इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ना बहुत गलत बिहेव किया था पिछले कुछ जन्मों में। उनका उनके साथ ना बिहेवियर अच्छा नहीं था, उनके प्रपोज़ल को ठुकराया था और ये बंदा उसका लवर था और जब इसने प्रपोज़ किया था मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो इसने ठुकरा दिया था। तो आज जब इस जन्म में वो एक-दूसरे के साथ है, तो हस्बैंड का भी ना बिहेवियर उस लेडी के साथ रूड है। और एक चीज़ वहाँ पे मेरे को देखने को मिली थी आकाशिक रिकॉर्ड में कि ये लेडी ना शिव के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी और इन्होंने अध्यात्म के कारण अपने फैमिलीज़ को छोड़ा था। बेसिकली इनका जो रीज़न था, कि ये इतना ज़्यादा पूजा-पाठ करती थी, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में थी ना कि इन्होंने अपने सांसारिक लाइफ़ को त्याग कर दिया था। और वो एक कारण था कि इन्होंने उस लड़के का ना प्रपोज़ल भी ठुकराया था, क्योंकि ये सांसारिक लाइफ़ में बंधना नहीं चाहती थी। तो ये जब दिखा ना मुझे, तो मैंने उनको गाइड किया और उन्होंने मेरे को एक रिप्लाई दिया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शिवलिंग मँगाया है और ये शिवलिंग मँगा के ना मैंने जब घर में मँगाया ना, तो मेरे घर वाले अवॉइड कर रहे हैं कि मना कर रहे हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए, तो इसको मैंने अपने डोर में रखा हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि इसको स्थापना करूँ। तो ये चीज़ें मैंने जब उसको बताई ना, तो उसने बोला कि हाँ, मैं शिव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैंने शिवलिंग मँगाई है और मैं पूजा करना चाहती हूँ। तो इस लाइफ़ में भी वो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा है और फैमिली जब तब उसको मैंने गाइड किया कि आप जब आपका जब जन्म हुआ है, तो आपको अपना सांसारिक लाइफ़ को भी मेंटेन करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल लाइफ़ को भी मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करके आपको आगे चलना पड़ेगा अपने लाइफ़ में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है कि आप ये जो करियर में या फिर लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है, रूट कॉज़ क्या है। आपके सोल की जो जर्नी होती है ना, आपका शरीर जो होता है ना, वो तो 50 साल, 60 साल के बाद हम लोगों का डेथ हो जा रहा है, देहांत हो जा रहा है, उसके बाद तो बॉडी नहीं रह रही है। फिर वो सोल किसी नए बॉडी में जन्म ले रही है। बट ये आत्माओं का सफ़र बहुत पुराना होता है। आत्माएँ नष्ट नहीं होती, ऐसा आपने सुना है। तो आत्माएँ जितने बार भी जन्म ले रही है, जितने बार भी कुछ ना कुछ कर रही है, ये सब आकाश में ना रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे आप सर्फिंग कर रहे हो गूगल पे, आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है गूगल के पास, उनका जो स्टोरेज है। उसी तरह आकाश में भी ना आपके आत्माओं का हर एक एक्शन, हर एक इमोशंस, हर एक चीज़ रिकॉर्ड है। यूनिवर्स के पास आपका हर एक चीज़ रिकॉर्ड है और आकाशिक रीडिंग में यही चीज़ें जानी जाती है। आपके सोल के साथ कनेक्शन किया जाता है और इसमें कुछ मास्टर्स होते हैं, वो सिद्ध मास्टर्स होते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आप किसी नेगेटिव सोल से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर भी सपोर्ट मिलता है। आप अध्यात्म में जब भी आगे जाओगे ना, तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक जगह पे ना गुरु होते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो भाई तो ये जो जैसे जल्दी मर जाते हैं और इनकी आत्मा भटकती है, तो इसके बारे में बताओ कुछ?
देखो जल्दी मर जाते हैं ऐसा नहीं है, आपका देहांत लिखा हुआ है। अगर आप जब जन्म ले रहे हो ना तो आपका लिख किया है वो कि आपका होना है, ठीक है। टाइम से पहले अगर आप बात करो ना तो टाइम से पहले कुछ भी नहीं है, आप ऊपर से लिख के आए हो। आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु आपका तय है। अब आपका मृत्यु, देखो क्या होता है ना कि आपके लाइफ में कुछ अगर इंसिडेंट होना है, कोई नेगेटिव चीजें होनी है, तो उसका वजह कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो वजह ना क्रिएट होता है आपके लाइफ में। कुछ लोग एक्सीडेंट्स में जाते हैं, उनका तय है वो चीज, उनका तय है उस दिन में उनका मृत्यु तय है, तो वो एक्सीडेंट होगा। तो वजह तो चाहिए ना, यूनिवर्स को, परमात्मा को एक वजह होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में कुछ होना है ना तो वो वजह बन जाता है। आप देखना, आपने कभी फेस किया, फील किया होगा कि आप जिस जगह पे नहीं जाते हो ना, उस जगह पे कभी जाने का बहुत ज्यादा इच्छा कर रहे हो कि नहीं आज मेरे को जाना ही है, आज मेरे को जाना ही है, और आप गए तो गिर गए, चोट लग गया या कुछ हो गया। तो वो चीजें होती है उस टाइम पे भी ना, आपका मृत्यु जब तय है तो आप उस जगह पे जाओगे ही जाओगे। वो टाइम पहले से तय होता है। तो आकाशीय रिकॉर्ड में क्या होता है ना, देखो जैसे अ, अगर कोई मेरा एक क्लाइंट का मैंने किया हुआ है आकाशीय रिकॉर्ड, उनके भाई का देहांत हो गया था। तो उनका कोई मैसेजेस उनको चाहिए था, सडनली डेथ हो गया था अनएक्सपेक्टेड, कोई हेल्थ इश्यूज था उनका। तो उनका मैसेजेस के लिए उन्होंने आकाशीय रिकॉर्ड बुक किया था उनके सोल के साथ कनेक्शन करके। तो उन लोगों को भी, जैसा आपने पूछा ना कि टाइम के पहले मृत्यु हो गया, ये आपने पूछा, तो उनका भी यही कहना था उनकी सिस्टर का कि उनका टाइम के पहले मृत्यु हो गया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। तो जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया ना उस पर्सन का, तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया था कि आप लोग सब खुश रहो, मेरा सोल हैप्पी है और मैं सही जगह पे हूँ, और मेरे साथ जो होना था वो तय था, कुछ भी अननेसेसरी का मेरे लाइफ में नहीं हुआ है। जो भी मृत्यु हुआ है इससे आप लोग दुखी मत हो, आप लोग अपना लाइफ में न्यू स्टार्ट करें, न्यू जर्नी न्यू शुरू करें, नई शुरुआत करें। आप लोग जितना रोएँगे ना उतना मेरे को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपनी चीज़ों को आप लोगों से बता नहीं पा रहा हूँ। ये मैसेजेस आए थे। और भी मैसेजेस आते हैं, जो मैसेजेस मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में नहीं बता सकता, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस आए थे। तो कुछ भी ना, अ, आप बोलते हो ना अनिश्चित कुछ नहीं होता, सब कुछ निश्चित है लाइफ में। आप आज करियर में अगर कुछ कर रहे हो, आपकी जो मैरिज हो रही है ना, तो ये सब चीजें, आपके हर एक इवेंट्स आपके लाइफ में, इसका प्रिपरेशन ना ब्रह्मांड बहुत दिन पहले से करना शुरू कर देता है। और वैसे जिस तरीके से आप इन आत्माओं से मतलब कांटेक्ट करते हो, तो वो किस तरीके से करते हो मतलब? ये मेडिटेशन के ज़रिए होता है, जैसा कि मैंने बताया काशी में मेडिटेशन के ज़रिए होता है। और एक चीज़ है कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका ना आपका वो ध्यान चला जाता है कहीं न कहीं। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ मैं, कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, ठीक है? ये किस्सा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं काशी गया हुआ था, ठीक है? काशी घूम रहा था मैं, और फैमिलीज़ भी थे साथ में, ठीक है? तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ अनुभव किया था कि मणिकर्णिका घाट आप लोगों ने तो जानते ही होंगे आप लोग। तो मणिकर्णिका घाट पे ना मेरी फैमिलीज़ मना कर रही थी जाने के लिए, कि आप फैमिलीज़ के साथ आए हो तो मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर तो 24 घंटे लाशें जल रही है। तो मैं कुछ टाइम निकाल के अकेले चला गया, ठीक है। जाने के बाद क्या हुआ कि एक फीमेल लेडी मेरे से टकराती है रास्ते में। टकराती है, फिर मैं जाके थोड़ा देखता हूँ मैं, मणिकर्णिका घाट के पास देख रहा हूँ कि लाशें जल रही है। तो एक बॉडी रखी हुई है और वो फीमेल लेडी ना वहाँ पर रो रही है, वही फीमेल सेम, क्योंकि वो मेरे से टकराई थी, तो मैंने उसका फेस देखा, तो मैंने सॉरी भी बोला था कि सॉरी, सॉरी। तो वही फीमेल लेडी वहाँ पर बॉडी के सामने रो रही है, ठीक है? वो मैंने देखा। फिर वो फीमेल लेडी, जब मैं वहाँ से निकला ना, तो एक्चुअली जब मैंने देखा तो थोड़ा-सा दिल में तो इमोशंस आते ही है। तो मैं वहाँ से निकल गया फिर देखने के बाद। फिर जब मैं वहाँ से निकला ना, जब बाज़ार में गया, जब रूम के रास्ते पे जा रहा था, तो मैंने देखा वो लेडी ना फिर मेरे को दुकान पे दिखी, वही सेम लेडी, वो दिखी वहाँ पे। फिर मेरे को लगा ना कि यार ये क्या हो रहा है? मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर रहा था और करना भी नहीं चाहता था। अगर एक्चुअल माना जाए तो मैं विश्वास करना भी नहीं चाहता था कि ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, ठीक है? तो फिर मैं वहाँ से जब निकला, तो वहाँ से निकलने के बाद ना, बनारस का पान बहुत फ़ेमस है, तो मैं एक पान की दुकान पे गया, तो वहाँ पान लेने के लिए, तो फिर सेम लेडी ना उसके बाजू वाले दुकान पे दिखी।
तो अब मेरे को ना माइंड में हिट कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है। तब मेरे को ध्यान में आ रहा है कि घर वालों ने मना किया था कि मणिकर्णिका घाट पे मत जाना। अब फिर मैं वहां से रूम चला गया। रूम जाने के बाद ये इंसिडेंट था दोपहर का 12-1 बजे का लगभग। और फिर वह शाम को मैं जब निकला हूँ और काल भैरव के दर्शन जब किया मैंने, काल भैरव के दर्शन के बाद ना, या शाम को जब काल भैरव के रास्ते में मैं घर से ही निकला हूँ अपने रूम से कि काल भैरव के दर्शन करने जाऊंगा मैं। काल भैरव के दर्शन करने मन में वही है, लेकिन रास्ते में भी वो लेडी फिर नहीं दिखी। काल भैरव के दर्शन के बाद भी हम लोग वहां पे 2-3 दिन रहे थे, और तो वो लेडीज फिर मेरे को नहीं दिखी वो चीजें। तो वो किस्सा ना आज भी मेरे को ना रिमाइंड में आती है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ना बहुत ज्यादा है। ये आप क्यों कनेक्ट कर पाएंगे? देखो, आप जब प्योर सोल हो ना, आपके मन में कोई छल कपट नहीं, आप प्योर हो, तो कुछ कुछ सोल, ऐसा नहीं है कि सब सोल नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। सब आत्माएं बुरी होती है ऐसा नहीं है, इसमें भी है कैटेगरीज, कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है। तो अच्छे सोल ना, सोल आप प्योर एनर्जी के साथ ना कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई या फिर उनका कुछ इच्छा बाकी रह गया है, तो वो आपको मैसेज देना चाहती है। बट हम लोग कभी कभी ना समझ नहीं पाते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं, और ये चीजें दिक्कत आती है, हम लोग डर जाते हैं, फियर करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सोल गलत ही होते हैं और आपको गलत आपके ऊपर अटैक करने ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो भाई करते हैं इस पॉडकास्ट का अंत, तो मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए। धन्यवाद।